हेलो हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? माय ऑडिबल? यस सर। ओके। तो लास्ट हमने क्या किया था? सर आज मैथ्स है। तो कौन सा? केमिस्ट्री नहीं होता वेडनेसडे को? तुम्हारा बस शेड्यूल नहीं पूछा था क्या? अरे शेड्यूल नहीं पूछा था क्या? सॉरी सर। तुम्हारे पास कोई शेड्यूल नहीं आया था कि आज ये टाइम पे ये लेक्चर है वगैरह का? नहीं सर। आज मैथ्स ही है। भाई मैथ्स ही आज है ना? ठीक है, चलो भाई, मैथ्स से तो मैथ्स करते हैं। केमिस्ट्री होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइमिंग इधर उधर चेंज हो गया। वो सर मैं ग्रुप में पुराना नंबर था ना, इसलिए पता नहीं है। अब तो पता चल गया ना, अभी तो मैथ्स से करके। अरे भाई, सबको दिख रहा है क्या मैं शेयर किया कुछ? नहीं सर। अब दिख रहा है ना अब? भाई अब दिख रहा है सभी को? अब भी नहीं दिख रहा? हेलो? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ। चलो, तो लास्ट कहाँ थे हम? कोई बताएगा क्या? लास्ट हम कहाँ थे? अरे जलज है क्या? जलज, तुम बताओ। जलज नहीं है आज तक। आर्यन, तुम बताओ लास्ट हम कहाँ थे? हाँ सर। सर लास्ट रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। हम्म तो रिलेशन सीख लिया था, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल भी कर लिया था ना? ये वाला एग्जाम्पल किया था ना? एग्जाम्पल 70। हाँ सही किया था। अभी मेरे को क्या लगता है कि हमारे दो एग्जाम्पल छूट गए बीच में। ये वाला और ये वाला छूट गए क्या? हो गए ये वाले? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये वाला हमने नहीं किया था ना? शायद रह नहीं। गए, जल्दी जल्दी में रह गए। ये वाला तक तो मेरे को याद है कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर 3 टर्म गैस करनी है तो आपको इस तरीके से गैस करना, ताकि आपको एक क्यूब फाइनली मिल जाए। और 5 टर्म करनी है तो ये वाला तो कर लिया था, इसके बाद वाला और ये वाला नहीं किया। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है
भाई जेई वगैरह में यार ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप है ये। तो इसको एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सॉल्यूशन भी सबको दिख रहा है और सब आपको अगर सॉल्यूशन समझा लूंगा तो समझ में भी आ जाएगा, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है ना ये समझना बहुत ही जरूरी है। और मान लो कि यहाँ पर तो 777 आ गया, अगर 4444 आ जाए या 4 आ जाए, 44 हो जाए, फिर 444 आ जाए, उसका किसी को पूछा जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल में आया तो यही आपको पूछा जाएगा कभी भी, और कोई आ जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखे ना कि फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस दिस, तो पहली बात तो ये है कि ये जनरली ना तो एपी होगा ना तो जीपी, ये जनरली ना तो एपी होगा ना तो जीपी होगा, लेकिन दिस फॉर्म इज कन्वर्टिबल इनटू जीपी, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब भी आपको 777 777 777 या तो 444 444 या तो 8 या ऐसा कुछ भी दिखे ना, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा भाई, सबसे पहला टारगेट ये सबको 9 बनाने का टारगेट होगा, 9 बनाने का, और इंग्लिश में बोले तो मेक 9, सब जगह 9 आ जाए ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अप्रोच 9 बनाने का समझ में आएगा ना। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई भी ये ऐसा टर्म दिख रहा है तो इसका सम करना है तो क्या होगा भाई, 7 + 7 7 + 777 एंड सो ऑन। तो जो भी हो, ये 7 का नहीं, जनरलाइज बोल रहा हूँ मैं, कोई भी आ जाए ऐसा नंबर, ठीक है, तो उसको कॉमन ही निकाल लेंगे। फायदा क्या होगा उसको कॉमन निकालने से, फायदा ये होगा कि अब ये 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन बन जाए, ये फायदा होगा। उसके अलावा देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या था, सेकंड सेकंड आपने ये समझा ना, सेकंड स्टेप ये था कि कॉमन निकाल, हमारा टारगेट क्या था भाई, 9 बनाने का। तो अब हम इसको 9 बना सकते हैं ना, आसानी से 9 बना सकते हैं। अगर मैं डिवाइड बाई 9 करूँ तो मल्टीप्लाई में 9 करना पड़ेगा। तो अब ये कैसा फॉर्मेट हो जाएगा, 9 फिर 99 फिर 999 ना। अभी भी देखे दिखने जाए तो ये जीपी नहीं बना, ये जीपी नहीं बना। तो तीसरा टारगेट होगा अब ये 9 को 10 में कन्वर्ट करने का। तीसरा टारगेट क्या होगा, ये 9 को 10 में कन्वर्ट करने का। भाई ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, अगर आप इसको समझ रहे हो तो। मैंने जो 3 स्टेप बताया ना, ये जितने भी इस तरीके से एग्जाम्पल आए सभी के लिए वैलिड, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल बन सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर है। तो जितने भी ऐसे एग्जाम्पल आए उसका पहला स्टेप होगा कि हमें 9 बनाने पर फोकस करना है। 9 बनाने पर फोकस करना है तो पहले जो गिवन नंबर उसको कॉमन निकालो समेशन में से, तो 111 + 11 + 111 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 9 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से डिवाइड भी करना होगा, तो वो नंबर जो है वो नंबर डिवाइड बाई 9, और यहाँ पर अब 9 आ गया तो इसको 10 बनाने की ट्राई करेंगे, तो 9 इज 10 - 1 प्लस यानी 10 के मल्टीपल में, तो 100 - 1 99 होता है, प्लस 1000 - 1 99। ऐसा करते करते जाएंगे तो अब हमें क्या समझ में आएगा, ये 3 स्टेप सबको समझ में आ गए ना भाई। जिसको नोट डाउन करना हो अपने लैंग्वेज में तो नोट डाउन भी कर सकता है, और अगर बहुत अच्छे से नोट डाउन करना तो मुझे बोलो, तो मैं आपको अलग से समझाऊं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमने ये कर दिया, यहाँ ये स्टेप तक हम समझ गए, ये 3 स्टेप के पीछे लॉजिक क्या था मैंने आपको समझा दिया। अब होगा क्या, जब आपने -1 सब में से कर लिया ना भाई, -1, तो ये -1 कितनी बार आएगा भाई, -1 कितनी बार आएगा, कोई बताएगा -1 ये कितनी बार आएगा, कोई नहीं। -1 कितनी बार आएगा किसी को नहीं पता चला क्या? सर जितने एन है। हाँ, तो -1 जो है वो n बार आएगा। मैं लिख सकता हूँ -1/n, n बार है ना, -1/n। 2 बार होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, -1 × 2 तो -2। 3 बार होता है तो -1 × 3 तो -3। तो n बार है ना, तो -1 × n -n। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, -n तो निकल जाएगा। अब फोकस करें 10 10² + 10³ + 10⁴। तो अब ये क्या है भाई, ये तो जीपी है भाई, ये तो जीपी है, सबको पता चलता है, ये तो जीपी है ना। ये जीपी है तो इसका A10 है,
और आर कितना है, आर इसका आर कितना है, आर आर भी 10 ही है ना भाई, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये भी 10 है, ए भी 10 है, आर भी 10 है, तो लगा दो फॉर्मूला एस एन का, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एस एन का फॉर्मूला है ए आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, वही तो यहाँ पर लगा दिया है। ए की जगह 10 लिखा है, ए की जगह यहाँ पर हमने 10 लिखा है, आर की जगह भी हमने 10 लिखा है, आर की जगह भी 10 लिखा है, एन का तो एन ही रहेगा और माइनस वन, तो बचा गया 7/9 10 रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाई 10 माइनस वन 9 माइनस वन। सिंप्लीफाई करना हो तो क्या बोलेंगे, 70 डिवाइड बाई 81 10 रेस टू एन माइनस वन माइनस 7/9, ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है क्या, पक्का, या नहीं आया तो फिर से एक बार समझते। जैसा कि मैंने बोला कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, सभी को आ गया क्या समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, जब सभी को समझ में आ गया तो क्यों ना हम आपको एक एग्जांपल दें ताकि आप उसे ऑन द स्पॉट अप्लाई करें। कोई कंसेप्ट को ऑन द स्पॉट समझते हैं और ऑन द स्पॉट अप्लाई करते तो ऑन द स्पॉट हमें मिस्टेक पता चलती है, और ऑन द स्पॉट मिस्टेक पता चल जाती है तो कितनी अच्छी बात है, ऑन द स्पॉट सॉल्व भी हो जाएगी, और जब ऑन द स्पॉट मिस्टेक भी पता चल गई, सॉल्व भी हो गई, तो वो कंसेप्ट आपका कॉन्क्रीट हो जाता है, यानी कि बढ़िया हो जाता है। तो मैं सभी को एक एग्जाम्पल देता हूँ और मैं भी आपके साथ यहाँ पर सॉल्व करूंगा, तो देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो हम करते हैं व्हाइट बोर्ड में, ये रहा हमारा व्हाइट। चलो अब देख रहे हैं एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, 8 8 8 भाई, इसका मुझे सम चाहिए, इसका मुझे समेशन चाहिए, इसका समेशन चाहिए, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, 8 प्लस 8 प्लस, है ना। चलो ये हो गया, सबको समझ में आएगा। टारगेट क्या है, अपना टारगेट क्या है, 9 बनाने का। 9 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 8 को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 टाइम्स 1, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा बस। फिर अब क्या करें भाई, 9 बनाने का टारगेट, तो 8 डिवाइड बाई 9, तो 9 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 9 प्लस डबल 9 प्लस 2 पर 9 प्लस 4 पर 9। अब क्या करें भाई, 9 से अपने 10 को जम करेंगे, 8 बाई 9 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास 8 बाई 9, अब बचेगा कि 10 प्लस 100 1000, और वो माइनस में कितना था, माइनस 1 माइनस 1 10 टाइम्स, क्या हो गया 8 बाई 9। ये तो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका ए 10 है, आर कितना है 10 है, और ये माइनस है, जीपी है ये जीपी, तो 8 बाई 9 10 10 रेस टू एन, आर रेस टू एन बोलते हैं ना, आर रेस टू एन माइनस 1 आर माइनस 1 माइनस, तो ये क्या 80 डिवाइड बाई 81 10 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 8 बाई 9, कितना आसान। अब मेरे हिसाब से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो कभी भी गलती नहीं करेंगे इस टाइप की। सही कहा क्या मैंने, अब कभी भी लाइफ में इस टाइम का एग्जाम्पल आएगा, आप आसानी से फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। सबको आ गया समझ में, किसी को कुछ डाउट नहीं है, चलो बढ़े आगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
लिख लिया ना भाई सभी ने, लिखते भी जाना है। नाउ ऑल चल, तो ये तो समझ गया। एग्जाम्पल 15 को इतना डीप में समझा कि इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आएंगे वो सारे के साथ हम आसानी से कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल 16 ये यहाँ पर ये भी हमारा बात बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अगर बेसिक्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ लिया तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान सा होने वाला है। अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, भाई एक मान लो कि राहुल है, राहुल उसका एक मॉम हो गई और एक एम बी। उसके बाद क्या बोला, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी मॉम के भी क्या हो गए, मॉम और डैड हो गए, और इनके डैड के भी क्या हो गए, मॉम और क्या हो गए, डैड हो गए। 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और फिर इनकी मॉम के भी क्या हो गए, मॉम और डैड हो गए। इनके डैड के भी क्या हो गए, मॉम और डैड। तो भाई ये जो पूरा लिखा है ये मैंने यहाँ पर ट्री डायग्राम में समझा दिया कि 2 पेरेंट्स, 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स 4 जो है, 4 जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स, फिर 8 जो है वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो कितने 8 कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब करना क्या है, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से उनके फिर मॉम डैड, उसके बाद तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो अगर इसको प्रोग्रेशन में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकता हूँ, 2, पहले 2 ही थे भाई, पेरेंट्स 2, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स राहुल के कितने हो जाएंगे, 4, 4 ना, 1 2 3 4। फिर उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हो जाएंगे, 8। फिर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, भाई ये तो आगे बढ़ते ही जाएगा, तो एक और बार हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 हो जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं। ये क्या बोलते हैं पता है, ये बोलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन, 10 जनरेशन प्रीसीडिंग, 10 जनरेशन ऊपर, 10 जनरेशन ऊपर जाए तो नंबर ऑफ एंसेस्टर कितना, नंबर ऑफ एंसेस्टर कितना होगी, 10 जनरेशन ऐसे ऊपर जाते रहे, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे 10 जाते रहे, तो क्या कैलकुलेट थोड़ी करना बैठेंगे हम, सही है, कैलकुलेट थोड़ी करना। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है तो a इज इक्वल टू 2 लगा देंगे, r इज इक्वल टू 2 लगा देंगे, दैट्स इट। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, sn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर 2 रेज़ टू n, n की जगह हमें कितना लिखना है, 10 लिखना है, क्योंकि 10 जनरेशन तक बताना है, n की जगह 10 लिख दिया। तो 2 रेज़ टू 10 माइनस 1। अब मैंने आपको कहा था भाई 2 रेज़ टू 10 तक तो याद ही होना चाहिए, कितना होता है 2 रेज़ टू 10, 1024 होता है क्या, 2 रेज़ टू 10 1024 होता है, 1024 माइनस 1 1023, 1023 माइनस 2 1023 माइनस 2 करेंगे तो वो 2046 आ जाएगा, 2046 आ गया, वही तो आंसर है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 सीखते जा रहे हैं, लेकिन आपकी असली परीक्षा कहाँ होगी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हमने ये वाला, भाई किसी को कंसेप्ट अभी भी कुछ डाउट हो तो बोल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो मैंने बताया कि कैसे नंबर इंसर्ट हम करते हैं। चलो रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएमबी हमने देख लिया था कि ऑलवेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, और एग्जांपल देकर भी मैंने बताया था कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा ही होता है। यहाँ से बात, यहाँ से हमारे, मैं चाहूंगा कि आप भी इसको सॉल्व करने की ट्राई करें। तो ट्राई कर रहे हो क्या, यस सर। ओके चलो फिर ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे तो ही हमारी स्किल डेवलप होगी। इफ अरिथमेटिक mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। बहुत ही आसान,
ये जो है एक इक्वेशन जनरेट करेगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 का, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 20 का एक इक्वेशन जनरेट किया। और ये दूसरा जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो 8 आ रहा है, तो ये हमें एक इक्वेशन जनरेट करेगा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8, सो ए बी इज इक्वल टू 64। नाउ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो भाई ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, बहुत ही आसान से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर भी आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर गिवन है। चलो सॉल्व हो गया क्या सभी का, कि मुझे करने की नीड है? हो गया ना भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। ए बी इज इक्वल टू 64 आ गया। अब यहाँ से ए या बी को सब्जेक्ट बना लो, ए या बी को सब्जेक्ट बना दो। तो मैं तो बोलता हूँ कि ए इज इक्वल टू 64 बाई बी लिख दो, तो 64 बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो 64 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बी हो गया। नाउ बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64। तो डेल्टा वाली मेथड लगा लो, डेल्टा वाली मेथड से सॉल्व कर दो, तो बी कितना आ जाएगा? ठीक है, बी अब हमारे पास यहाँ पर 16 और 4 आ जाएगा। जब बी की दो वैल्यू है तो ए की भी डेफिनेटली दो वैल्यू है, दोनों की दो दो वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगी कि दो वैल्यू के लिए, यानी कि ए और बी की एक अलग वैल्यू और एक और ए और बी के अलग वैल्यू के लिए यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 10 हो रहा है, और अंडर ए बी इज इक्वल टू 8। भाई सॉल्व करने की नीड है क्या? यहाँ पर पूरा कर दूं मैं, कि सभी का हो रहा है? यस सर, हो रहा है। सभी का हो रहा है ना? ओके, यस सर। सभी का हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं सॉल्व कर दूँ, कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों का आवाज नहीं आया। जब ज्यादा लोगों का आवाज नहीं आया तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि ज्यादा लोगों का सॉल्व नहीं हुआ। ज्यादा लोगों का सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको समझ में आना यही हमारा इंटेंशन है। ठीक है, सबको समझ में आना यही हमारा इंटेंशन। अब एक बार बता देता हूँ यार, क्वेश्चन जो है हमारे पास a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये क्या है? ये कहा गया था एरिथमेटिक मीन जो है वो दो नंबर का 10 है, और वो दो नंबर ए बी है, और उन्हीं दो नंबर का जियोमेट्रिक मीन यानी कि अंडर रूट ए बी कितना है? वो है 8 है ना भाई, 8। सो यहाँ से निकल कर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 64। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई ए। ये b इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई ए को मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 64 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ये ऐसे इसको इनफाइनाइट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई, इनफाइनाइट तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 20 प्लस 64 इक्वल टू। अब यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा कौन सी मेथड यूज करता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC। बी हमारा माइनस 20 है, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी कितना है 64। तो ये कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर हमेशा 400 होता है, सबको पता चलना चाहिए। और 64 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अराउंड 256। 256 को अगर मैं 400 से माइनस करूँ तो ऐसा कुछ आना चाहिए जिसका अंडर रूट निकला जा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि 144 हो जाएगा, ये 144 हो गया। नाउ हमें ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाई ट्वाइस है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, अब ट्वाइस ए जब मैं बोल रहा हूँ तो यार ये ए और ये ए अलग है। ये ए जो है वो एक नंबर है, और ये ए जो है ये कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ए है। ठीक है, वो दोनों चीज अलग अलग है। नाउ माइनस बी दैट इज प्लस 20
प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा 144 का अंडर रूट करेंगे भाई तो ये 144 खुद 12 का स्क्वायर है तो अंडर रूट डेल्टा हमेशा 12 हो जाएगा, मतलब 144 होगा। तो नाउ 1, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बार तो 20 प्लस 12 करते हैं तो 32 आता है ना, 20 प्लस 12 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16। तो एक बार तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और एक बार ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 4। नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ ए। नाउ जब हमारे पास दो वैल्यूज है ए की तो बी की भी यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू की कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे इसको यहाँ पर रखेंगे ये वाला जो है ना a प्लस बी इज इक्वल टू 20। सो अब a इज इक्वल टू 16 रखता हूँ प्लस b इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से b निकल कर आ गया, कितना आ गया भाई b निकल कर यहाँ पर 4 आ जाएगा। मतलब वो दोनों नंबर हमेशा 4 और 16 ही होंगे, दैट्स इट। अगर b a इज इक्वल टू 4 रखोगे तो b इज इक्वल टू वो 4 और 16 ही नंबर होंगे, जिसके लिए क्या होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और रूट ए बी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, चलो ना आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ गया भाई अपना असली पढ़ाओ। सभी लोग रेडी है क्या इसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाओ यही है 9.3 हमारा। ये क्या होगा भाई, सभी लोग रेडी है 9.3 के लिए? एक मिनट, थोड़ा प्रोसेसिंग में देर लग रहा है। भाई 9.3 का पहला एग्जांपल सभी को दिख रहा है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. दिख रहा है ना 9.3 का पहला एग्जांपल? तो चलो फिर करते जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि शुरुआत में वैसे White थोड़ा code आया है आपका सर। व्हाइट बोर्ड ही है। Yes, ओके, sir. व्हाइट बोर्ड पर हम करते हैं। अब शो हो गया सर। हो गया ना सर, चलो बढ़िया। चलो तो 9.3 का पहला एग्जांपल हमें दिख रहा है सभी को जब दिख रहा है तो क्यों ना इसे स्टार्ट किया जाए। फाइंड द 20th and nth terms of GP। A20 फाइंड आउट करना है एंड AN। तो पहला टारगेट भाई जीपी हो एपी हो या कोई भी पी हो, भाई पहला टारगेट E इज इक्वल टू वाई बाई 2। और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है डी भी फाइंड आउट करने एक के बाद, और यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को आर फाइंड आउट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 5/4 5/2। 5 5 गया 4 और 2 तो 2 बचेगा तो 1/2, यानी कि we have E is equal to 5/2 and R is equal to 1/2। Now A20 is equal to A R raised to n minus 1, जैसा कि AN is equal to A R raised to n minus 1 होता है। Now 5/2 multiply by 1/2 raised to 90, ये हो गया A20 निकल गया। आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। A20 raised to 20, ये कितना है? A2 रेस्ट आएगा ना, तो A2 रेस्ट आएगा A2 रेस्ट दैट इज 5 डिवाइड बाय, यहाँ पर है 2 रेस्ट टू 1 और यहाँ पर है 2 रेस्ट टू 19, तो 19 प्लस 1 2 रेस्ट टू 20। भाई यहाँ पर एक बात नोटिस करना कि जब भी बेस सेम हो तो उनके पावर का एडिशन होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया मैंने यहाँ पर, उनके पावर का एडिशन होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो पावर का मल्टीप्लिकेशन कर डालते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, उनको पता है, लेकिन एग्जाम के जो प्रेशर होता है ना भाई, एग्जाम के प्रेशर में हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कर डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन करते हैं ना। ए एन की बात करें तो ए हमारे पास कितना है 5/2, ए हमारे पास 5/2 और आर कितना है 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। सो 5 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 1
मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू n माइनस 1, 5 डिवाइड बाय 2 रेज टू n, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इतना आसानी से सॉल्व। मतलब ये तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान नींद में हो तो भी आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मजा आ रहा है ना? अभी और यस आगे, सर। और आगे मजा आने वाला है। तो एक बात नोटिस की तुमने, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात नोटिस की कि ए एन है तो 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू n। तो अगर मैं जल्दी से मैं आपको A100 भी पूछ लूँ ना, तो A100 भी आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो n के पावर में भी होता है जब n होता है। देखो यहाँ 20 है तो 2 का पावर भी 20 ही आ रहा है। तो A100 में पूछ लूंगा तो 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू 100 पूछ लेंगे। A1000 बोल दूंगा तो भी आप फटाफट से कीजिए 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू 1000। बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, एक से एक क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करने हैं। क्या है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ? Find the 12th term of geometric progression whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। भाई इसका सजेशन तो अब तुम लोग दोगे यार, अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए, मैंने सिखाया है आपको इतना, तो आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हुई या नहीं हुई? चलो क्या सजेशन दे रहे हो मुझे? सर पहले इसके अंदर एथ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अपन को ए की वैल्यू मिल जाएगी और फिर 12th टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा R/7 whose 8th term is 192 and common ratio R is equal to। और अभी जिसने बोला, जलज ने ही बोला ना, क्या यस बोला सर। कि यहाँ पर ये R दिया हुआ है तो R की वैल्यू रख दो, फिर A फाइंड आउट कर लो, फिर A 12 निकाल लो। A 12 R, A R 11 ना। ये एक अप्रोच है, बट मैं इसे एक मास्टर अप्रोच नहीं मानता। मैं इसे मास्टर अप्रोच नहीं मानता। अच्छा है, सोचा इनिशियल लेवल पर अच्छा है ना। मैं क्या सोच रहा हूँ कि A12 जो है इसको AR/11 में लिख सकता हूँ, और A12 को अगर मैं मॉडिफाइड करूँ तो AR/7 मल्टीप्लाई बाय R/4 लिख सकता हूँ क्या? और AR/7 तो 192 है और R/4 तो 2/4 है। 192 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो ना, आ जाएगी। दिस इज मास्टर अप्रोच। इनिशियल लेवल में आपने इतना सोचा, बहुत बढ़िया है भाई। टाइम मैनेजमेंट भी हमारे पास कंसिडर करना है, तो जितना हमें बेस्ट ट्रिक मिलती है बटोरते जाओ, और बेस्ट ट्रिक को याद रखते हुए एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमें अप्लाई करो। भाई ये मास्टर ट्रिक सबको समझ में आई ना भाई? ऊपर से तो नहीं यस गई? सर, बढ़िया है। समझ में आया। और मेरे हिसाब से आपको अगर दोनों, ये एकदम बेसिक चीज है, ये कोई भी इंसान सोच सकता है। ये सोचने अगर आपको आ गया तो वो आपका लेवल डिफरेंस कर देगा डेफिनेटली। वो आपका लेवल जो है वो डिफरेंस कर देगा बाकी के एवरेज स्टूडेंट से। चलिए, सबको आ गया समझ में? और यस अगर सर। मैं आपको ए सिमिलरली इसी के अंदर मैं आपको A13 पूछ लेता तो आप कुछ नहीं करते। A13 इज इक्वल टू AR/12 है। नो, AR/7 की वैल्यू आपके पास है तो R/5 करना होगा, तो 192 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दो तो हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन इस टाइप के एग्जाम्पल बने तो यही अप्रोच लगाओ, डिपेंडेंट कर दो यार। जो मांगी हुई टर्म है और जो गिवन टर्म है, तो मांगी हुई टर्म यानी रिक्वायर्ड टर्म को गिवन टर्म के डिपेंडेंट कर दो, और आर गिवन हो तो इतना शॉर्टली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल है पर्टिकुलर। चलो नेक्स्ट, ये ना आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला। चलो आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। जलज के अलावा बाकी के लोग भी जाग रहे हैं क्या, कि सिर्फ देख ही रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर क्या सजेशन देगा कोई भाई? जलज के अलावा मुझे कोई सजेशन चाहिए।
और नहीं है तो फिर मैं फटाफट से सॉल्व करते करते इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा, आगे ही बढ़ती जाऊंगा। मैं इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबका ध्यान बना रहे और मास्टर अप्रोच आपको मिलता जाए। हाँ, तो कोई बोलना चाहेगा? हाँ सर। बोलिए। सर A5 इज इक्वल टू P क्वेश्चन में दिया हुआ है, P, A8 इज इक्वल टू Q और A11 इज इक्वल टू S। दैट्स ग्रेट। फिर तो सर A5 को हम लिख सकते हैं A R रेज टू द पावर 4, तो विच इज इक्वल टू P। सिमिलरली मे बी A7 A R रेज टू द पावर 7 इक्वल टू Q। ओके, और सर अब देन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, तो हम क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं ए आर रेज टू द पावर 7 होल स्क्वायर। LHS is equal to AR raised to 7 whole square. So we can write A square. फिर आर रेज टू द पावर 14। फिर सिमिलरली आर एच एस भी कैलकुलेट कर लेंगे पी इंटू एस। हाँ हाँ, सही है, सही अप्रोच। सिमिलरली करेंगे तो वो भी इतना आ जाएगा, तो बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सही है, बट मैं क्या बोलता हूँ, क्या इसको ही हम RHS नहीं बना सकते क्या अभी के अभी? अरे बना सकते हैं भाई। हम क्या कर रहे हैं, AR/14 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये AR/14 को स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक सर है, मैं बताऊं, हाँ बताओ। इसमें जैसे इसमें LHS निकाला वैसे वही है, वही है, वही है, भाई वही ये है। क्या, यस सर। भाई ये क्या? हाँ, तो देखो अप्रोच हमारे पास ABCD अप्रोच है, सभी से आंसर आएगा X। लेकिन अब ये मैथमेटिक्स से जनरल रूल समझ आया लाइफ टाइम का है। हमारे पास ABCD अप्रोच है, सबसे आंसर आएगा हमारा X। तो कौन सा चूज करोगे? वही चूज करेंगे जिस पर टाइम कम लगना है ना, वही चूज करेंगे जिसमें टाइम कम लगना है ना। ये AR/14 को मैंने स्प्लिट कर दिया। द रीजन बिहाइंड स्प्लिटिंग इज we can see here that P is equal to AR/4, so we can write P, and we can see that what we can see, S is equal to AR/10, which is RHS। बढ़िया चलो, चलो सभी का आ रहा है ना भाई, सभी का आ रहा है, सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं इन्वॉल्व हो रहे तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर उनको डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच देखने को मिलेंगे अदर देन द नोटबुक्स गाइड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ना। यहाँ पर किसी का कोई पर्टिकुलर सजेशन, द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ये कह रहा है कि A4 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, एंड द फर्स्ट टर्म इज A is equal to -3। सही है क्या? डिटरमाइन सेवंथ टर्म, डिटरमाइन सेवंथ टर्म इज 7। चलिए एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इतना डेटा जमा किया, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ, इसमें हम कर क्या सकते हैं। आ रहा है क्या किसी की कुछ समझ में? जो गिवन है उसी से शुरुआत करते हैं। तो मेरा दिमाग ये चलता है कि मैं इसी से शुरुआत करूँ। तो मैं लिख सकता हूँ AR³ इज इक्वल टू A2 को क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं ना भाई, AR होल स्क्वायर। सो AR³ इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर ना। सही कर रहा हूँ क्या? ओके, सब सही है ना। यहाँ बचेगा A, तो गया भाई, A गया इधर से, इसका पावर चले जाएगा, फिर इधर बचेगा R और इधर बचेगा A। अरे वाह, तो गजब रिजल्ट आ गया। A इज इक्वल टू R निकल कर आ गया, A इज इक्वल टू R निकल कर आ गया ना। अब ये तो पता है भाई, A इज इक्वल टू -3, then we can conclude that R will be definitely -3 because we have equation by solving this A is equal to R। और मैंने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या बोलते हैं, जब भी A मिल जाए R मिल जाए तो हम क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। अब बन गए किंग,
अब कोई भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। तो A7 पूछ लिया है, तो A7 इज इक्वल टू AR⁻6। कर लो भाई, आंसर दे दो, अब क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा तो क्या करके दूं, इतना तो सॉल्व कर दिया। So -3 multiply by -3 raised to 6, so -3 raised to 7, -3 raised to 7 ही ये आपका करेक्ट आंसर। किसी को सॉल्व करना हो, और सॉल्व करना ही चाहिए भाई, -3 raised to 7 तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, कर सकते हो ना, -3 raised to 7 -2187। गलती करने के चांसेस ये हैं कि यहाँ पर माइनस इंसान भूल सकता है। आ गया क्या सभी का? अच्छा अच्छा, चैट में भी लिखा है कुछ, 6561 भी किसी ने लिख दिया है। सर वो 8th टर्म का निकाल लिया था गलती से। चलो भाई बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ तो चलो, अब यहाँ पर 7th टर्म का पूछा, तो 7th टर्म का हमारे पास है -2187। दैट्स इट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक तो ये इसे बार बार डिलीट करना पड़ता है। ओ वाह, ये क्या आ गया? ए विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ए है हमारे पास 2, फिर 2√2, फिर 4 120, यानी कौन से टर्म पर आकर ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो है वो कौन सी टर्म पर आकर 128 बन जाएंगी, वो टर्म आपको बतानी है, वो टर्म आपको बतानी। तो मान लो कि यार an टर्म पर वो 128 बन जाती, so we can write that AR⁻n-1। एक एग्जांपल अच्छे से करा देता हूँ, बाकी के एग्जांपल मैं आपसे ही पूछूंगा यहाँ इसी वक्त। नाउ a is equal to 2, r is equal to 2√2 divide by 2, so r is equal to √2। ठीक है ना, r is equal to √2। now 128 is equal to 2 multiply by √2 raised to n-1। भाई √2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, √2 को मैं और 2 raised to 1/2 लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। so 128 is equal to 2 multiply by 2 raised to 1/2 n-1। so ultimately 2 multiply by 2 raised to n-1 के मल्टीप्लीकेशन में 1/2 तो n-1। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करता हूँ कि ये यहाँ पर 2:1 है और यहाँ पर 2:n-1। अच्छा एक काम करो ना भाई, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय इधर 128 से तो निकलेगा ये 1 से 2 से जाएगा ना, तो 2 6 और ये 2 4, so हमारे पास है 64 इज इक्वल टू 2:n-1 डिवाइड बाई 2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:6 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। so 2:n-1 ना, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होने वाला है, तो पावर भी सेम होने वाला है, तो आप कह सकते हो कि 6 इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2। सो वी हैव n इज इक्वल टू 30। कितना आसान। जब बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का तो बहुत ही कम पोर्शन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिला। बस यही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद हमने किया और क्या है, बस सिंप्लीफिकेशन के अलावा कुछ नहीं किया, और n इज इक्वल टू 30। सिंप्लीफिकेशन के अलावा यहाँ पर हमने आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं किया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बस ये एक स्टेप में खत्म हो गया, दैट्स इट। आ गया क्या सभी का n इज इक्वल टू 30? यस सर। ओके, जब सभी का आ ही गया है तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अब सब लोग क्या हो चुके हैं, उस्ताद हो चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं। जब मास्टर हो चुके हैं तो क्यों ना मैं बी का जवाब आपसे ही मांग लूं।
तो बी का जवाब फटाफट से सजेशन देते जाओ और सॉल्व भी करते जाओ। सजेशंस आर एक्सेप्टेबल। क्या सभी लोग यही क्वेश्चन पूरा करने में लगे हैं कि ये भी स्टार्ट कर दिया है? सेकंड वाला ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो, चलो तो अपने साथ में ट्राई कर। आई लाइक द, क्या बोलते हो उसको, अप्रोच और एटीट्यूड। जो ट्राई करता है वो बेस्ट होता है, जो ट्राई करता है वो बेस्ट होता है। जो इसी वजह से तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों भी कभी आए। ट्राई करते तो दो ही ऑप्शन होते हैं, ट्राई करते तो दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो आप सक्सेस होंगे, एक तो आप फेल होंगे। बट नॉट ट्राई करने वालों के लिए, नॉट ट्राई करने वालों के लिए एक ही ऑप्शन होता है जो सक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऊपर, और अगर बेस्ट ट्राई किया तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंट ज्यादा हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और बहुत बार ट्राई करने के बाद या बहुत बार फेल होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर फेल हो रहे, तो फिर ऐसे ही आपका प्रोग्रेस होगा ट्राई करने से ही। चलो तो ट्राई करते हैं साथ में। चलो क्या क्या ट्राई कर रहे हो? सर इसका पहले an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए इज इक्वल टू रूट थ्री और आर इज इक्वल टू रूट थ्री निकाल लिया क्या? यस सर। ओके, ए इज इक्वल टू रूट तब थ्री, इसमें 729 इज इक्वल टू रूट थ्री ए जो आएगा ना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री की पावर n-1, तो उसमें रूट थ्री को 3 की पावर हाफ लिख देंगे। ये इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 डिवाइड बाई 2। हाँ, 729 इसको रूट थ्री की पावर, इसको बोल रहे हो? नहीं, अच्छा इसको बोल रहे हो, अच्छा और इधर एक इधर ए वाले रूट थ्री को इधर भी 3 की इसको पावर भी। हाफ। फिर क्या फायदा होगा इससे? इससे प्लस सर कर देंगे, इससे हाँ, प्लस वो कर फिर देंगे। एक काम करो, मैं आपको क्या सजेशन देता हूँ, वो करेंगे तो वो भी एक अप्रोच है। अच्छा हुआ आपने सोचा, अच्छा हुआ आपने सोचा, बट यहाँ पर फिर प्लस माइनस भी, इसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। इसको ये पावर में जितना कम से कम हो उतना अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ यार, 729 को 3 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 3 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। और जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। एक काम करो, इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से करो। इधर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 243। 243, नो 243। इधर रूट थ्री गया तो ये रूट थ्री बचा, तो 243 मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस। ना आप सबको पता होना चाहिए 243 को हम 3 के पावर में लिख सकते हैं भाई, 3 के पावर में, क्योंकि आप देखो 3 4 तक तो 81 होता है, और उसके बाद अगर मैं एक और बार 3 लगा देता हूँ, एक और बार 3 लगा देता हूँ, दैट इज 3/5 कर देता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 243। अब देखना 3/5, भाई देखना है ये, इसको समझना। 3/5 जब 243 होता है, तो रूट थ्री अगर मैं लगाता हूँ, रूट थ्री लगाता हूँ, तो रूट थ्री रेस टू क्या मैं 343 लिख सकता हूँ? 10। ठीक है ना भाई, ये कंसेप्ट समझे क्या? यस सर। 3/5 इज इक्वल टू 243 लिख सकता हूँ मैं। तो रूट थ्री रेस टू 10 कैसे? कैसे? बिकॉज 3 इज नथिंग बट रूट थ्री स्क्वायर। चैट में क्या लिखा है भाई, किसी ने कुछ लिख के है? b इज 12। ओके ओके, देखते देखते देखते, ठीक है। सो ये हमने कर लिया, बिकॉज 3 इज अंडर रूट थ्री और स्क्वायर, तो 3/5 243 होता है, तो अंडर रूट थ्री रेस टू 10 इज इक्वल टू 240। और इधर हमारे पास है 3 रेस टू कितना है, 11 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सो ये तो कितना आ रहा है यार, 22 प्लस 1 23 आ रहा है मेरा, 23 आ रहा है। ये सभी का 23 आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता आंसर क्या है। सर n12 आ रहा है। and 12 are now let's discuss again, a is equal to root 3, r is equal to root 3, s अभी यहाँ पर क्या है, which of the following, okay, a n is equal to a r raised to n minus 1। a n हमें कितना चाहिए? 729।
ए हमारे पास है √3, आर हमारे पास है √3, सो 3n-1 डिवाइड बाई 2। अब क्या करें? सर इस √3 7 को भी ये 3n/2 कर लो और 729 को 3 की पावर 6 कर लो। n/2 और +1/2, हाँ, सही है ना? और 729 को 3 की पावर 6 कर दो। 3 की पावर 6 कर देते। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 3n-1 + 1 डिवाइड बाई 2 is equal to 3/6. So 3/6 is equal to 3n/2. So n is equal to 12. सही है, n is equal to 12 is correct answer. Now good. जब आपने इसका सही आंसर दे दिया तो आप इसका भी सही आंसर दे सकते हो भाई, इसका भी दे सकते हो। कुछ नहीं है, सब में सेम ही सीक्वेंस लग रहा है, सब में सेम ही सीक्वेंस लग रहा है कि भाई शुरुआत में ये रखो और फिर सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लो। शुरुआत में n की वैल्यू निकाल लो। 10 लिख दिया भाई, किसी ने 10 लिख दिया। थर्ड का आंसर 10 बोलिए क्या? 10 आ रहा है क्या थर्ड का आंसर? चलो देखते हैं, फिर कर कर देख लेते कितना आ रहा है। Now a is equal to 1/3, r is equal to 1/3, an is equal to 19683 is equal to कितना हो जाएगा? a 1/3 r raised to 1/3 raised to n-1। 3 से निकलेगा, 19683 3 से आराम से जाएगा, 3 से जाएगा, ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 6/6 1 डिवाइड बाई 3 raised to n-1। तो अब ये 3 के फॉर्मेट में लिखे तो 3/8 होगा ना? 3/8 कितना होता है? हाँ 3/8 हो गया। थोड़ी देर पहले किसने बोला? जलज नहीं बोला था ना 3/8, उसने 8th टर्म निकाल ली थी तब 6/6। हाँ तो मेरे को याद आ गया कि भाई 6/6 तो क्या होता है भाई? 3/8 होता है। तो मैं 3/8 लिख देता हूँ। सो n इज इक्वल टू क्या कितना आता है भाई? ये क्यों 9 आ गया फिर? अच्छा ar/n-1, ये 9 क्यों आया फिर? 10 किसी ने लिखा था भाई, सबका 10 ही आ रहा है। हाँ C9 आ रहा है ना, ये 10 ही हाँ आ रहा सर, वो 1/3 n नहीं होगा? आपने है। 1/3 n-1 लिखा हुआ है, हम्म तो वो n नहीं होना चाहिए, वो n होगा तो 1/3 n-1 की जगह n होना चाहिए क्या नहीं, वो यहाँ पे? सही है। नीचे नीचे सिंप्लीफाई किया अरे करो। भाई तो मैंने इसको डिवाइड किया ना इधर से, समझे क्या? ये तभी तो 6/6 आया ना, हाँ तो सर समझे? n9 आ गया। n इज इक्वल टू 9 आ गया। मुझको लगा आप 10 बोल रहे थे इसलिए हाँ। हाँ 10 किसी ने यहाँ पर चैट में लिखा था, 10 जो है वो किसी ने चैट में लिखा था शायद, इसलिए c इज इक्वल टू 9। हाँ जलज बेटा तुमने लिखा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो n इज इक्वल टू 9 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया हो गया ये भी। अब इसके ये रहा भाई 9 ही है। अरे यार ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। चलो बता दो इसका अप्रोच क्या है, इसका अप्रोच क्या है? जो एक हमने पर्टिकुलर कंसेप्ट सीखा है वही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा यार? कॉमन रेशियो का सर। हाँ क्या कॉमन रेशियो? हाँ सर, r इज इक्वल टू a2/a1 होता है ना, तो वैसे ही वो दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ठीक है वो बात सही है, लेकिन यही कॉमन रेशियो का हम किस में यूटिलाइज करते हैं? जियोमेट्रिक मीन में नहीं करेंगे? जियोमेट्रिक मीन समझाया था मैंने। तो a और b x है, तो डेफिनेटली x डिवाइड बाय a किसके बराबर होगा? b डिवाइड बाय x। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, सो x इज इक्वल टू √ab। वही तो करना है, जियोमेट्रिक मीन का यही तो कांसेप्ट था। सो वी कैन राइट दैट x इज नथिंग बट √-2/7 मल्टीप्लाई -7/2 इज इक्वल टू 2 गया 7 गया, अपने आप को क्या दे गया? +1 दे गया। भाई किसका x इज इक्वल टू +1 आएगा क्या? +-1 क्यों? क्योंकि सर रूट है। तो ऐसा नहीं लिख सकते, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैंने पूछा।
भाई जब अंडर रूट 1 है तो इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू प्लस और -1 दोनों। ठीक है, ये गलती कर सकते हैं यहाँ पर और गलती कर दी तो भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भूल जाना 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स भूल जाना, फिर 1 ही मार्क्स में। तो अंडर रूट 1 जब आ जाए तो अरे एक बात पूछ लूं तुमको, अगर ये था ये ऐसा होता कि एक्स इज इक्वल टू ऐसा होता तो फिर क्या करते भाई? ये ऐसा होता था, अभी तो हमारा +1 था, लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि आपका मैथमेटिकल नॉलेज कहाँ तक पहुंचा है। किसी को पता है कि इसके बारे में? तो इसमें What is- माइनस को आयोटा कर देंगे ना, -1 को क्या -1 को आयोटा लिख देंगे। आयोटा लिख देंगे? क्यों आयोटा लिख देंगे? दैट इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, वो आपको आएगा बाद में, आएगा, लेकिन ये 11th 12th में ही कहीं आएगा इमेजिनरी का, इमेजिनरी सब आएगा पूरा 11th 12th में ही आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अलावा भी इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनके बारे में पढ़ोगे ना। अब ये करते हैं, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। एक्सरसाइज 7 to 10 में हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 7 to 10 में हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका सम करना है, लेकिन उसके बाद कितना सम करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि पहला एग्जांपल है, ये इसका सम करना है 20 टर्म तक, तो 20 टर्म तक सम कर लो। चलो फिर 20 टर्म तक सब कर लेते हैं मस्त, कुछ नहीं करना। ए आराम से निकाल सकते हैं भाई, ए आराम से निकाल सकते हैं। तो ए जहाँ पर 0.15 मुझे तो दिख रहा है। हेलो हाँ हेलो 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 के बाद आगे कुछ बोलो। कौन बोल रहा था? कुछ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है करके किसी को? हेलो हेलो 2 बार बोला, फिर पता नहीं आवाज नहीं आया। ओके चलो, तो ऐसे हेलो माइक टेस्टिंग था क्या? किसी ने किया था? नाउ आर इज इक्वल टू 0.015 डिवाइड बाई 0.15। इसको अगर किसी को नहीं आता हो तो भाई इसका देख लेना भाई, गलती मत कर देना। ये 1 तो मैं 15 डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिख सकते हो? 15 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो। 15 15 गया, 1000 में से क्या निकाल दो? 2 जीरो निकाल देता हूँ, 2 जीरो तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। चलो बहुत जगह रोक ली इसने, तो मैं इसको जाने तो भाई आर इज इक्वल टू 1/10 सबको समझ में आ गया। मैंने बहुत ही आसान यहाँ पर मेथड लगा दी, डिटेल मेथड लगा दी कि आपको पता चले कि इस तरीके से सॉल्व करना है, कभी गलती नहीं। बहुत बार गलती क्या होती है, ऐसा ऐसा देखते जल्दी जल्दी में कोई 0.01 लिख देगा, कोई सिर्फ और सिर्फ 0.0001 लिख देगा, या कोई 1, पता नहीं कुछ भी लिख सकते, बट सही आंसर है 1/10, दैट इज 0.1। चलो अब S20 निकालना है। S20 इज इक्वल टू, ए हमें पता है 0.15। अब यहाँ पर 1 माइनस r⁻n लिखो या r⁻n-1? अरे कोई भी लिखो यार, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही समझाया, कोई भी लिखो, दोनों से आंसर आ ही जाएगा। तो मैं तो ये लिख देता हूँ भाई, लेकिन जनरली क्या बोलते हैं, जब r जो लेस देन 1 हो तो 1 माइनस r लिखना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आ जाता है आंसर तो कोई भी लिख दो, 2 फॉर्मूला याद रखने की क्यों घबराने की नहीं। हो गया ना भाई, इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन? 1 माइनस 0.15 0.85 हो जाएगा, और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करके कोई खास फायदा नहीं। हाँ लेकिन 20 टर्म निकालनी है तो यहाँ पर 0.15 लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं भाई। किसी ने आएगा ना, आपने ए की वैल्यू लिख दिया। ओके 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 ओके, यहाँ पर 0.1 0.1 0.1 0.1 और फिर रेज टू 20। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा? 0.15 डिवाइड बाई 0.9, मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, तो 1 माइनस 0.1 20।
नाउ 15 डिवाइड बाय 0.9, ये 0.9 को मैं 0.9 से लूँ, यानी 15 डिवाइड बाय 90 का जो रेशियो बनता है वही यहाँ पर बन जाएगा। और 90 से जाता है क्या 50 के अंदर, 15 के अंदर आता है क्या? डेफिनेटली आता है। तो ये क्या आ जाएगा पूरा? अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो जगह कहाँ है? यहाँ पर है जगह। ट्रांसपेरेंसी के नीचे है 1/6 1 माइनस 0.1 रेज़ टू 20। ठीक है भाई, सभी का यही आ रहा है आंसर, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.1 रेज़ टू 20। आ गया क्या सभी का? यस सर। चलो तो फिर दूसरा करते हैं। जब सभी का आ गया आंसर तो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा करेंगे तो दूसरे के अंदर क्या दिखता है? a इज इक्वल टू √7, r इज इक्वल टू √21 डिवाइड बाई √7। सोचोगे क्या √21 डिवाइड बाई √7 कैसे करें? तो बहुत ही आसान है, 21 डिवाइड बाई 7 लिख दो और रेज़ टू 1/2 लिख दो, ठीक है ना, दोनों का रूट। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 1/2 दैट इज √3। अब करना है n टर्म्स। n टर्म्स है तो मतलब n की वैल्यू भी n ही रहने देनी। तो ये हो जाएगा हमारा Sn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n-1 डिवाइड बाय r-1। a हमारा है √7, ये है √3। तो √3 है तो मैं n/2 लिख सकता हूँ ना भाई? ये समझ में आया? मैंने 3n/2 लिख लिया मैंने। नहीं समझ में आया तो भूल देना। 3 - 1 बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। √7 डिवाइड बाई 2, 3n/2 -1 हो गया सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन करना है। ओ r तो √3 है ना भाई? अरे इधर मैंने कहाँ से ये लिख दिया? r तो √3 है, r तो हमारा √3 है, r √3 है हमारा, अभी ये नहीं आएगा। सो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए √3 -1। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ तक भी आपका आंसर आ रहा है तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर को फुल मार्क्स देने चाहिए, ठीक है ना, फुल मार्क्स देने चाहिए। बट एक स्टेप और आगे बढ़ना हो तो कोई बता सकता है एक स्टेप कैसे आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर? तो इसको बहुत है, रेशनलाइज कर देंगे √3 - 1 को। √3 + 1 से और √3 + 1 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि √3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ना भाई a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी हमारे पास है, a प्लस बी हमने दे दिया इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करके। जब दे दिया तो अब ये किसके बराबर हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये किसके बराबर है? √7 डिवाइड बाई 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई 3n/2 -1 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1। मतलब यहाँ पर 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 3 - 1 हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका अल्टीमेट और फाइनल आंसर। ये हो जाएगा √7/2 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1 मल्टीप्लाई बाई 3n/2 माइनस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं तो आपका बुक के आंसर से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करता हूँ मैं, ये दोनों होमवर्क दे दूं क्या भाई? अब कुछ तो होमवर्क दूं ना, ये दोनों होमवर्क दे दूं कि एक करा दूं? HW चलो ये दोनों आपके HW हो गए। HW हो गए मतलब हम, आप करना, अगर नहीं हो पाए तो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। चलो भाई सही है ना भाई? HW में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कर पाएंगे ना सभी लोग? यस सर। क्योंकि हमने यहाँ पर 7 और 8 को अच्छे से कर लिया, वही अप्रोच यहाँ पर भी लगाना और कुछ, और ये तो बहुत ही आसान है। 9 और 10 तो मतलब 7 और 8 से भी आसान। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको पता है मैंने जब ये चैप्टर शुरुआत हुआ था तो मैंने पूछा था भाई ये सिग्मा समेशन के तौर पर भी हम इसे बता सकते हैं।
इसको मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर ले लेता हूँ ताकि बढ़िया से मजा आए, क्योंकि यूनिक है थोड़ा। ये मेरे को क्वेश्चन बोलना ना थोड़ा। क्वेश्चन क्या था? क्लियर ड्राइंग, और इसको नीचे से कर लेता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 11, फिर क्या है भाई? 2 + 3k। 2 + 3k। यस सर। पक्का यही है ना? यस सर। ओके। तो मैंने क्या 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 समेशन सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें समेशन करना है इसका। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 1 to 11, यानी कि एक, फिर k की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, आपको अलग अलग टर्म्स मिल जाएगी। k की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 2 + 3 1। दूसरी टर्म क्या होगी? 2 + 3 स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या होगी? 2 + 3 3 क्यूब। आगे बढ़ते जाएंगे तो आखिरी टर्म यहाँ पर क्या होगी? 2 + 3 11। सॉल्व करना है यार, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट बोला है। सॉल्व करने के लिए यार मेरे को तो कोई यहाँ पर दिखता नहीं है कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि यार अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 3 + 2 5 कर लेता हूँ, प्लस ये कितना होता है? 3 स्क्वायर 9, 9 + 2 11, प्लस 3 क्यूब कितना होता है? 27, 27 + 2 29, और अब 2 + 3 ⁻11। अब पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ यार, ये एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है। तो एपी के लिए तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कुछ 6 का आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी एपी तो नहीं है। एपी का दिमाग से आता। बात करें जीपी, जीपी में हमें कॉमन रेशियो चाहिए, तो 11/5 और 29/11 सेम होना चाहिए भाई, कभी सेम नहीं होगी, कभी सेम नहीं होगी। तो ये तो मुझे एपी भी नहीं दिख रहा, जीपी भी नहीं दिख रहा। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वैसे हाल। भाई इवेल्युएट जब बोल दिया है, इवेल्युएट बोल दिया है तो इवेल्युएट तो करना ही पड़ेगा। तो अब इवेल्युएट करना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा दे। क्या दिमाग लगा सकते हैं? दिमाग ये लगा सकते हैं यार, किसी का दिमाग में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पर दिमाग में ये लगा सकते हैं कि यार इधर जो है ना, ये टर्म में से मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको मॉडिफाई करके, 2 + 2 + 2 + 2 प्लस अप टू 11 टाइम्स प्लस 3 ⁻1 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब अप टू 3 ⁻11 लिख सकता हूँ क्या इसको? इसी को ही मॉडिफाई, ये 2 जो है वो 11 बार होगा, लिख सकता हूँ ना? यस सर। और ये जो 3 जो है उसके अंदर पावर बढ़ते ही जाएगा 11 तक, 3 ⁻11 तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 11 लिख सकता हूँ। जब 2 बार होता तो मैं 2 × 2 करता, जब 3 बार होता तो 2 × 3 करता, जब 4 बार होता तो 2 × तो n टाइम्स, यानी n यहाँ पर 11 है तो 11 बार है तो 2 ⁻11 लिख सकता हूँ। प्लस अब ये जो बाकी का हिस्सा बचा है, ये हमें क्या दिख रहा है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, मैं सही में बोल रहा हूँ कि जेई वगैरह में जो क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर क्या होगा कि ऐसे ही बोल देगा इवेल्युएट करो भाई, इवेल्युएट करते रहो। और उसमें होगा क्या पता है? उसमें है ना एएम भी होगा, अरे एपी भी होगा और जीपी भी होगा। तो ये पहले तो क्वेश्चन देखते के साथ तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा। फिर थोड़ा इवेल्युएट करेंगे तो आपको लगेगा यार हाँ, इसको एपी तो दिखा, मेरे को एपी दिखा। फिर ध्यान से और देखें तो अच्छा जीपी भी दिख गया, तो अब ये जीपी और एपी का सम करना होगा, या जीपी और एपी का मल्टीप्लीकेशन होगा, या दो अलग अलग जीपी का डिफरेंशिएशन होगा, या तो दैट इज माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आपको, ये टेक्स्ट बुक के बेसिक एग्जाम्पल करोगे ना, यहाँ पर आप अपने दिमाग को इन्वॉल्व करोगे ना, तो ये वाले एग्जाम्पल आप खुद से समझ पाओगे, ये तो इस काबिल बन जाओगे कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाओ। सो 2 × 11, और ये हमें जीपी दिख रहा है, ये जीपी दिख रहा है जिसका ए क्या है? 3 है, और जिसका आर क्या है? 3 है। सो अब इसकी पर्टिकुलरली बात करें तो ये क्या होगा? S11 होगा। S11 को हम क्या लिख सकते हैं? 3a × r⁻n, दैट इज 3 ⁻11।
-1 डिवाइड बाई r -1 तो इसी का पर्टिकुलरली सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो ये क्या दिख रहा है 3/2 3/11 को ऐसे ही रहने तो इतना ज्यादा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है 8 तक हो जाएगा ना अगर जैसे कि हमें 2/8 पता है और 3/8 पता है बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि 10 तक भी याद रखो यार 2/10 तो अभी 1024 सबको पता है ना 1024 होता है 3/8 अभी हमने किसने जलज वगैरह ने बताया था जलज वगैरह ने बताया था और अभी हमने अप्लाई भी किया 3/8 को 65 समथिंग कुछ होता है 3/8 इतना होता है 6561 बट यहाँ पर जो यार 3/11 हमें बिना कैलकुलेटर के तो उसको भी पता होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से आ गया 3/2 3/11 -1 और ये हो जाएगा 22 तो फाइनल आंसर कितना आएगा 22 प्लस 3/2 3/11 -1 क्या सभी का यही आ गया क्या कुछ अलग आया सभी का यही आया या कुछ अलग आया तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैसे हमने इसको समझा यस सर यही आया। सभी का यही आ गया चलो सभी का यही आ गया तो हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है स्क्रीन ही चली गई भाई हाँ अब आई क्या चलो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तो बहुत ही जब बढ़िया क्वेश्चन है तो इसे देखा जाए अच्छे से The sum of first three terms of a geometric progression is 39 divided by 10 यानी कि मैं लिख सकता हूँ a1 plus a2 plus a3 is equal to 39 divided by 10 and their product is 1 भाई यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था ना वो अप्लाई होगा कौन सा ये जो जब प्रोडक्ट दिखा ना मेरा तो क्लिक होना चाहिए आपको भी मेरे को भी क्लिक हुआ यार ये तो प्रोडक्ट पूछा है और 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स को कैसे गेस करना है मैंने आपको बता दिया था फाइंड द सर कॉमन एक टर्म होगी ए बाय हाँ। आर एक ए और एक ए आर और 5 टर्म होती तो कैसे गेस करते 5 का भी मैंने सिखाया था 5 ए बाय आर स्क्वायर ए बाय हाँ, आर हाँ। ए आर स्क्वायर a/r² a डिवाइड बाय r फिर a फिर फिर ar⁵ इससे फायदा ये होता है कि इनका जो प्रोडक्ट करते हैं ना तो सीधा a के टर्म में आ जाता है ये बन जाएगा a⁵ और फिर प्रोडक्ट का कुछ वैल्यू होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है इसके पीछे लॉजिक ये है आप ये वाली मेथड भी कर सकते हो कि a प्लस ar लेकिन उसमें प्रोडक्ट में फाइनल जल्दी आंसर नहीं मिलेगा तो ठीक है तो कैसे गैस करना है 3 टर्म्स हो या 5 टर्म हो इसको ऐसे गैस कर ले तो हम लिख सकते हैं 39 में उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है a डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar इज इक्वल टू 1 तो r गया a क्यूब बन गया 1 तो a बन जाएगा 1 क्योंकि 1 का ही क्यूब क्या होता है 1 होता है -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a की अपॉर्चुनिटी है a के लिए कि a जो है वो 1 ही होगा जब a 1 ही होगा तो लगा तो ये सम वाले इक्वेशन में सो 1 डिवाइड बाय r पूरा आड़ा हो गया 1 मिनट चैट में कुछ आंसर आया क्या अच्छा आ गया बढ़िया जलज का आंसर आ गया जलज काफी अच्छा पेन चला रहा है फटाफट ओके लेकिन बाकी के लोगों को भी तो समझाना है बाकी के लोगों को भी समझाना है तो हम यहाँ पर थे 1 डिवाइड बाई r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10 सो सबसे पहले तो मैं ये कर लूँ ना r² इज इक्वल टू 39/10 r सो r² प्लस r minus 39/10 r
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो r 10r² लिख देता हूँ, 10r² प्लस 10 माइनस 39 29, तो ये -29 हो जाएगा, -29 हो जाएगा, तो माइनस वाली साइन लगाते हैं, -29r, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन आ गया क्या सभी का। और फिर 10 उधर उस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ, तो 0 ही हो जाएगा वो ना। अब वही अप्रोच लगा सकते हैं भाई, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac वाला। सो डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। सो ये 29 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 841 के अराउंड आ जाएगा। 841 माइनस 400 निकाल दो, जाहिर सी बात है 841 में से 400 जाएगा तो 441 बचेगा, जो कि 21 का स्क्वायर है, ये हमें आगे काम आएगा। तो अब यहाँ पर r हमारा क्या हो जाएगा, r जो है वो -b, यानी कि माइनस माइनस प्लस 29 प्लस और माइनस डेल्टा, तो प्लस और माइनस 21 डिवाइड बाई ट्वाइस r, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 12। सो r विल बी, एक तरफ हम प्लस लेते हैं तो 29 प्लस 21 कितना हो जाता है, 29 प्लस 21 50 हो जाता है, 50 डिवाइड बाई 20 तो 5/2 हो जाएगा। ये तो एक वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू क्या पॉसिबल है, 29 माइनस 21, ये तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 8 डिवाइड बाई 20, 8 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 20 तो 4 से चल सकता है भाई, 4 2 सा और 4 5, मतलब 5/2 और 2/5। आर की दो वैल्यू आई हमारे पास, आर की हमारे पास दो वैल्यू आई, 5/2 और 2/5। क्या सभी का यहाँ तक आ गया आर की दो वैल्यू तक, चलो उम्मीद करता हूँ सबका आ ही गया होगा। सो 2/5 और 5/2, 2/5 और 5/2 दो वैल्यू आई, तो अब वो टर्म हमारी ये गैस की हुई थी, ये वाली टर्म गैस की हुई थी ना हमारी, ए डिवाइड बाई आर, और ए की वैल्यू तो सेम ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5/2, तो ये 2/5 हो जाएगा पहली टर्म। उसके बाद ए तो क्या लिखना है 1 लिखना है, 1 लिख देते हैं, उसके बाद 5/2, ये तो एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 5/2 1 एंड 2/5, ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, गिवन जीपी हो जाएगी, जिसके लिए प्लस पहली तीन टर्म का समेशन 39/10 होता है और उनका प्रोडक्ट 1 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन डिटेल में आपको बोर्ड लेवल पर आ सकते हैं, बोर्ड लेवल पर आ सकते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, या स्कूल की यूनिट टेस्ट वगैरह जो होती है उसमें आ सकते हैं। चलो सबको आसानी से समझ में आ ही गया है, कुछ चैट में आया है क्या, हाँ चैट में आ गए, सारे सारे सही आंसर आ गए चैट में। चलो तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर नाउ। How many terms of GP 3, 3 square, 3 cube are needed to give the sum 120? कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होगी, a is equal to 3, r is equal to 3 दिख रहा है, कितनी टर्म निकल रहा है, Sn is equal to 120 is equal to, ये कितना है हमारा 3, r raised to n, r raised to n minus 1 डिवाइड बाई 3 minus 1 2, सो ये हो जाएगा 240 divided by 3 is equal to 3 raised to n minus 1, 3 8 चलो 24, तो 80 plus 1 81 is equal to 3 raised to n, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to 4। अरे कितना आसान क्वेश्चन डालें यार, सही है क्या, n is equal to 4 ही आ रहा है। यस सर। चलो जलज का यस सर आ गया, मतलब फाइनल, बाकी लोग तो शायद सो रहे लगता है। आर्यन का भी आ गया, आर्यन भी एक्टिव है, आर्यन भी एक्टिव है। चलो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ the next 3 terms, the sum of first 3 terms of a GP is 16 and the next 3 terms is 128. Determine the first term and common ratio and sum to n terms of GP। भाई ये इसके बारे में मैं आपसे सजेशन चाहूंगा, ये थोड़ा सा यूनिक है,
टफ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ा सा यूनिक बोलता हूँ, थोड़ा सा यूनिक बोलता हूँ। क्या क्या बताओगे आप, कोई सजेशन दोगे क्या? सर दोनों, सर पहले 3 और बाकी के 3 टर्म्स का सम दे रखा है, तो उसको पहले तो हम लिख सकते हैं और फिर जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, तो आप जैसा बोलते हो वैसा ही करते हैं। पहली 3 टर्म का समेशन दिया हो तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यही है ना? उसके बाद उसके बाद की 3 टर्म, उसके बाद की 3 टर्म कौन सी? तो चौथी, पांचवी और छठी। तो चौथी होगी तो ये ए आर क्यूब हो जाएगा, पांचवी होगी तो ए आर एस टू 4 हो जाएगा, और छठी होगी तो ए आर एस टू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। अब क्या करे भाई, अब क्या करे, करे तो करे क्या? क्या बोल रहे थे, अब क्या करें? सर ए कॉमन दिख रहा है पहले वाले में। फिर क्या करेंगे, कॉमन निकाल के क्या करें? सर तो इसकी एक वैल्यू आएगी ना, वैल्यू आके एक वैल्यू आएगी। और सिमिलरली नीचे वाले में भी ए कॉमन है और आर भी कॉमन है, हम्म, तो उससे भी एक वैल्यू आएगी, फिर हम्म। हम इक्वेट कर सकते हैं। चलो, तो तुम वो मेथड से करो, सही में बोलो, ट्राई करो, वो जो तुम बोल रहे हो वो मेथड से ट्राई करो, ट्राई करो और फिर आंसर लेकर आना। सही में बोल रहा हूँ, ट्राई करो, कि हो सकता है कोई बेहतरीन मेथड निकल कर आ जाए। बट मेरा ऐसा सजेशन है, मेरा ऐसा सजेशन है कि क्यों ना ये पहले वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन की तरह बनाने की ट्राई किया जाए, और जब पहला वाला इक्वेशन का कोई भी एक साइड दूसरे वाले इक्वेशन की तरह हो जाएगा, तो हम आसानी से इसे इवेल्यूएट। सर मैं अप्रोच बताऊं? हम्म पहले वाले में a कॉमन ले लेंगे, दूसरे वाली इक्वेशन में ए आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो उससे दोनों में 1 प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के। जलज, आपने जो अप्रोच बताया वो अप्रोच आप रखो, और सही में वो आपने जो अप्रोच बताया सही है, गलत नहीं है। उस अप्रोच से आप ट्राई करो, ट्राई ट्राई करो और फिर बताना कितना आंसर आया, क्या आंसर आया। बट मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मैं आलसी आदमी हूँ, तो मैं आलसी आदमी हूँ तो मैं क्या सोचूंगा यार, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने की। मैं ऐसा ए कॉमन निकाल के और फिर आर की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालूं और फिर ये करूं, ठीक है? तो अब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे इसका आंसर चाहिए जल्दी में थोड़ा, और थोड़ा स्मार्ट वे में चाहिए, और मैं यहाँ पर लेवरेज वर्क नहीं कर सकता। तो मैंने क्या सोचा, ये पहले वाले इक्वेशन को मैं आर क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले वाले इक्वेशन को आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये ए आर क्यूब बन गया, ये आर ए आर रेस टू 4 बन गया, ये ए आर रेस टू 5 बन गया, और ये 16 आर क्यूब बन गया। बाकी के ऑडियंस भाई समझ में आया क्या? जलज और आर्यन वगैरह तो अपने अपने जो ट्राइब, जो उनका अप्रोच वो तैयार है, वो अपने अप्रोच से कर रहे हैं, लेकिन बाकी के ऑडियंस को समझ में आ गया क्या? तो मैंने पहले वाले इक्वेशन को आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया ना, तो मैजिक ये हुआ कि ये दूसरे वाले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की तरह तो बन गया, चाहे राइट हैंड साइड अलग है कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की तरह तो बन गया। जब जब लेफ्ट हैंड साइड की तरह बन गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड को उड़ा देता हूँ, नेगेटिव लगा देता हूँ साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा का पूरा गया, ये पूरा का पूरा गया, यानी कि 0 बच जाएगा भाई, 0 बच जाएगा। तो ये बचा क्या, 128 माइनस 16। अरे ये क्या है यार, ये पैड ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो 128 माइनस क्या बच रहा था, 16 आर क्यूब। सो 128 माइनस 16 आर क्यूब, तो यहाँ से 128 इज इक्वल टू 16 आर क्यूब। 16 के टेबल में आता है क्या 128? डेफिनेटली आता है। कितना आता है? 16 8 जा, सो आर क्यूब इज इक्वल टू 8। सो आर इज इक्वल टू डेफिनेटली, डेफिनेटली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 2 ही होगा तो ही उसका क्यूब 8 होगा, -2 का क्यूब 8 नहीं होता, वो -8 होगा।
तो डेफिनेट वैल्यू ऑफ आर हमें ये अप्रोच से मिल गई, मास्टर अप्रोच, मास्टर अप्रोच। ठीक है, आपका भी सही अप्रोच था जलज और आंगियत, आपने अच्छा वर्ड डिस्कस किया अपना अप्रोच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अपना जो अप्रोच डिस्कस किया ना। आर इज इक्वल टू 2 मिल गया तो अब कुछ ही नहीं करना है, ए यहाँ से कॉमन निकालो, 1 प्लस आर, 2 प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 is equal to 16. So A is equal to 16 by 7. Now we have A is equal to 16 by 7 and R is equal to 8. Determine the first term and the common ratio. भाई first term भी मिल गई, common ratio भी मिल गया, और क्या बोला, and the sum to n terms of GP, यानी SN भी निकालना है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारी जगह, भाई ये अप्रोच सबको समझ में आ गया ना, इसको डिलीट करने जा रहा हूँ मैं। यस सर। ये आ गया ना मास्टर अप्रोच समझ में? ठीक है, एक कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इक्वेशन को ऐसा बनाना था कि वो एक दूसरे के बराबर हो जाए, एक तरफ वो 0 होकर आसानी से हम आर की वैल्यू दे सकते हैं। नाउ a is equal to 16 by 7 and r is equal to 2. नो sn ये भी तो निकालना है, sum to n terms of GP. sn is equal to a r raised to n minus 1 divided by r minus 1. 16 by 7 multiply by r raised to n, 2 raised to n minus 1 और 2 minus 1 तो 1 ही होता है। तो भाई इसके आगे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते? कर सकते क्या कुछ सिंप्लीफाई आगे? बस इतना ही हो गया ना, और क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो SN आ गया 16 by 7 2 raised to n minus 1। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, n टर्म्स का पूछा है, यहाँ पर अलग अलग n रखते जाएंगे तो SN की वैल्यू मिलती जाएंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया, थोड़ा सा यूनिक अप्रोच था, और यही यूनिकनेस हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग का और ग्रोथ हो और हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ये क्या है भाई, ये क्या है? हाँ चल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। आ गया क्या किसी का? चैट में कुछ लिखा है? हाँ चैट में आंसर लिखे है भाई, जलज सिंगल, बहुत ही बढ़िया है भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस, मैं आपको बधाई देता हूँ। और यही एटीट्यूड, यही अप्रोच लास्ट तक मेंटेन करना, तुम अपने आप को एक अच्छी लिस्ट में पाओगे फाइनली। चलो, given a GP with A is equal to 7 to 9 and 7th term 64, determine S7. S7 A is equal to 720 and 7th term 64 यार, अच्छा 64, determine S7 क्या लिखा है? Given a GP with A is equal to 729 and 7th term, that is A7 is equal to AR raised to 6 is equal to 64. So 729 multiply by r raised to 6 is equal to 64. So r raised to 6 is equal to 2 raised to 6 divided by 3 raised to 6. So r raised to 6 is equal to 2 by 3 whole raised to 6. तो अभी तक हम क्या करते थे यार, अभी तक हम ये करते थे कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो r निकल कर आ गया, तो 2 by 3, दैट्स इट। और तो क्या ही था इसमें भाई। ये जो मैं बोला था ना कि आपको थोड़ा लिमिटेड पावर पता होना चाहिए, उसका फायदा दिख रहा है यहाँ पर, और ये फायदा हर एक एग्जाम में होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, आपको थोड़े अच्छे से पावर पता है, 2:10 तक के, 3:10 तक के, एटलीस्ट ये दोनों तो पता कर लो, फिर 5 समथिंग के पावर, 3 समथिंग के पावर, तो जनरली 2 और 3:10 तक के सबके वैल्यू पता है ना आपको, तो देखो कितनी आसानी हो गई, हमें पता चल गया 64, 2:6 सकते, 729, 3:6 लिख सकते। तो आर क्या आ जाएगा, आर 2/3, जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। S7 निकालना है, तो S7 निकालना है, तो S7 इज इक्वल टू A 729 मल्टीप्लाई बाय R 1 minus 2/3 raised to 7 divided by 1 minus 2/3. So 729, ये 3 minus 2
1 हो जाएगा और ऊपर जाएगा 3, 729 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर बचेगा 3⁻7 माइनस 2⁻7 डिवाइड बाई 3⁻7 और 3⁻7 दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है भाई 3⁻7 में ना, 3:6 है ये 729 अभी यूज किया ना भाई, 729 को क्या यूज किया 3:6 यूज किया और उसके साथ एक और 3 है, एक और 3 है, तो ये क्या बन जाए 3:7, ये 3:7 और ये 3:7 गया, कैंसिल आउट, बचा क्या 3:7 माइनस 2:7, ये आपका आंसर होगा। और मैंने क्या बोला भाई 10 तक तो ये 2 और 3 तक क्या है, तो 3:7 अभी हमने कैलकुलेट किया 3:7 2187 माइनस 2:7 कितना होगा भाई, 2:6 तक का तो पता है ये 64 होता है, एक और 2 मल्टीप्लाई कर देगा 64 में, तो कितना 128 बन जाएगा। सो 2187 माइनस 128 कितना हो जाएगा, 2187 माइनस 128 2059 मेरा तो आ रहा है। आप बताओ क्या आप भी यहाँ तक पहुंच पाए? चैट देखता हूँ, चैट में किसी ने कुछ दिख दिया है क्या? अरे बाप रे बाप। आर्यन आर्यन सही है। जलज सिंगल अपना वेरीफाई कर लो आंसर, यस सर, वही देखो। देख लो कहाँ पर गलती की, कहाँ पर नहीं गलती हुई। So 2187 minus 128 2059 is correct answer for this particular question. में थोड़ा सा स्मार्ट बनने की नीड थी यहाँ पर। 3:7 हमें दिख रहा है, 3:7 को निकाल दो, बड़ा मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं होगा। एक बार हमेशा जनरल रूल याद रख लो, कभी भी आप एग्जाम में फंसते हो ना कोई बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशन में, तो समझ लो कि आपका अप्रोच गलत है या तो आपने कहीं गलत कैलकुलेशन की है। एग्जाम वाले को पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, 10-20 हजार वाला, 16-15 हजार वाला। तो आप कहीं पर भी अगर बड़े मल्टीप्लिकेशन में फंसते हो तो समझ लो कि या तो आपने पुराने स्टेप गलत किए हैं या तो पुराने स्टेप में कोई ना कोई अप्रोच आपका गलत रहा है। ठीक है, यस चलो सर। अब यहाँ पर 3:7 और ये 3:7 को अगर मैं उड़ाता नहीं तो फिर सोच लो मैं कितना मल्टीप्लिकेशन करता, 207 मल्टीप्लाई बाय कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। सो 2059 इज करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन तक हमने कर लिया, 15वें एग्जाम्पल तक कर लिया। अभी आप भी थक गए होंगे कि और करना है। ओहो 4:32 हो गई है, तो एंड करते हैं इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा इस पर्टिकुलर सेशन से और आगे भी मैथमेटिक्स को एंजॉय करते जाओगे। गुड बाय, टेक केयर और घर में रहो और कोरोना से बचते रहो। ठीक है, चलो तो एंड करते हैं इस सेशन को। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू Hi सर। sir, thank you sir. वेलकम वेलकम, बाय बाय। चलो।